गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका बायोक्रिपर्स बायोलॉजी में। और आज फिर एक नए सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस सिस्टम से कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आज हम जो बात करने वाले हैं उस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र की कभी भी हम बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बचपन में हम सभी ने बैलून तो बहुत फुलाए हैं, और इस बैलून को फुलाने के लिए हमने अपने लंग्स का जो है काफी इस्तेमाल किया है। तो याद रखिएगा, जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है लंग्स या फेफड़े। और इन फेफड़ों को अच्छा बनाए रखने के लिए या तो हम काफी सारे एक्सरसाइज करते हैं या तो कुछ योगा वगैरह करते हैं। तो जहां हम अपने लिए कुछ ऐसा करते हैं, वहीं पेड़ पौधे जो हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड से बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हमारे में उल्टा होता है। तो यही ऑक्सीजन जो है हम उपयोग करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो बेसिकली एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में इसको छोड़कर कभी किसी एनिमल के बारे में पूछ लिया जाता है कि इस एनिमल में रेस्पिरेशन किस तरह से पाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं मेंढक की, तो मेंढक एकमात्र ऐसा एनिमल है जिसमें 3 तरह से रेस्पिरेशन पाया जाता है। मेंढक बेसिकली एम्फीबिया वर्ग से आता है। तो या तो आपको एम्फीबिया याद रखना है या तो सीधे मेंढक याद रखना है। तो मेंढक जब छोटा होता है, लार्वा अवस्था में होता है, तब उसमें गलफड़े या गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और जैसे ही वो एडल्ट स्टेज में आता है या बड़ा हो जाता है, तब उसमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स भी होते हैं, फेफड़े भी होते हैं और त्वचा भी होती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब मेंढक हाइबरनेशन या एस्टिवेशन पीरियड में रहता है, जिसे हम शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं, तब उसमें कुटेनियस रेस्पिरेशन या त्वचा के माध्यम से श्वसन पाया जाता है। वैसे अगर मैं बात करूं केचुए की या अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म और अर्थवर्म में के समूह में एक और जो होता है जो है जोंक या लीच, खून चूसने वाले जीव। इनमें त्वचा के माध्यम से रेस्पिरेशन होता है। ये त्वचा से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स के नाम पे हमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो होते हैं कॉकरोचेस। तो कॉकरोच में रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, कॉकरोच में रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकी पाई जाती है। ट्रैकी जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये ट्रैकी डिवाइड होती है और सीधे टिश्यूज या ऊतकों के संपर्क में रहती है। इसके अलावा ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल, सरीसृप जिसे हम कहते हैं, जिसमें सांप, कछुए वगैरह आते हैं, और पक्षी वर्ग की अगर बात की जाए तो इन सभी में रेस्पिरेशन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं या लंग्स पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया फेफड़ों के द्वारा होती है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में देखते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक मैं बात क्लियर कर दूं कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं उन मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं और कहीं ना कहीं उससे एनर्जी रिलीज करते हैं, जो हमारे अंदर प्रक्रिया होती है। तो जैसे कि हमने खाने में ग्लूकोज लिया है, तो इस ग्लूकोज का विखंडन होता है, इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की जाती है। और कुछ मात्रा में जो एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी का उपयोग करके हम अपने शरीर को चलाते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, जहां पर ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, वाटर बनेगा और कुछ मात्रा में एनर्जी निकलेगी। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है अपचय प्रक्रिया या कैटाबॉलिक रिएक्शन। वहीं अगर दूसरे प्रकार की बात करूं एनारोबिक रिएक्शन रेस्पिरेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो सेम ग्लूकोज के टूटने से अल्कोहल बनता है या तो अम्ल बनता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने अल्कोहल का दिखाया है कि ग्लूकोज के टूटने से हमने यहाँ एनर्जी दी और यहाँ पर अल्कोहल बना और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हुई है। ये वही अल्कोहल है जिसका उपयोग हम शराब में करते हैं, शराब के तौर पर उपयोग करते हैं। तो शराब बनाने की जो प्रक्रिया होती है, बेसिकली अवायवीय श्वसन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, किण्वन। तो फर्मेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें
अल्कोहल बनाया जाता है। तो हमारी बॉडी में ये अवायवीय श्वसन कहाँ पाया जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पाया जाता है? तो हमारी बॉडी में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है। ये वही लैक्टिक एसिड है जब हम ज्यादा देर तक कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जैसे तेज दौड़ना या एक्सरसाइज करना और हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो बेसिकली हमारी मांसपेशियों में कुछ ऐसे काम करने से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, बाद में लैक्टिक एसिड घुल जाता है तो मांसपेशियां वापस से काम करने लगती है। शायद यही वजह है कि कुछ देर दौड़ने के बाद हम हांफने लगते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और फेफड़े जो हैं वो तेजी से ऑक्सीजन की पूर्ति करने में लग जाते हैं। तो बेसिकली पाथवे की अगर मैं बात करूं कि पाथवे क्या है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात की थी कि एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है और रेक्टम पे खत्म हो जाती है। तो सेम वही प्रोसेस है रेस्पिरेशन की कि पाथवे शुरू होता है नोज से, कि एयर नोज से ली जाती है और ये पहुंचती है फेरिंग्स में जिसे हम कहते हैं ग्रसनी। फेरिंग्स से ये पहुंचती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स वो बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है जिसके द्वारा हम बोल पाते हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा कि इसका कोई भी रोल नहीं होता है रेस्पिरेशन में, मगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। वहां से ट्रैकिया जो कि हमने अभी इंसेक्ट्स में देखा, पर हमारी बॉडी में ट्रैकिया भी डिवाइडेड होती है ब्रोंकाई में, और ये ब्रोंकाई छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाते हैं और ये ब्रोंक्यूल्स आगे जाके बढ़ जाते हैं एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई हमारे फेफड़ों की, हमारे लंग्स की क्रियात्मक इकाई होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो आंसर होता है एल्वियोलाई। और ये सेम वही चीज है कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पाइप है और ये पाइप जो है आगे चल के छोटे छोटे पाइप में बढ़ गया और लास्ट में जो क्रियात्मक इकाई बची वो एक थैले के समान संरचना होती है जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। इन एल्वियोलाई में गैसीय एक्सचेंज होता है। तो ये एक पाथवे है कि इस तरह से जो गैस है, जो ऑक्सीजन है, हमारी बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो बेसिकली होता क्या है? तो होता ये है, प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बाद जो प्रोसेस होती है कि एक्सचेंज कैसे होता है गैसेस का हमारी बॉडी में, हमारी आरबीसी और एल्वियोलाई के बीच में। इस एक्सचेंज होने के बाद ट्रांसपोर्ट कैसे होता है कि अगर उसे पैरों तक पहुंचाना है ऑक्सीजन तो इसे कैसे पहुंचाया जाएगा। और बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है और क्या प्रोसेस होती है। दोस्तों ये था पार्ट 1, जहां तक हमने ये सिर्फ एक ओवरव्यू देखा है। पार्ट 2 में हम इस ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और सेलुलर रेस्पिरेशन पे बात करेंगे। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे इसके आगे की प्रोसेस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।